हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज का टॉपिक रहेगा रेगुलेटिंग एक्ट को डिटेल से पढ़ना है। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल्सो हिस्ट्री। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के स्ट्रक्चर को समझें, एक्ट्स को समझें, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वॉज द फर्स्ट मेजर अटैम्प्ट। ये पहला एक मेजर अटैम्प्ट लिया गया था बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो कि ब्रिटिशर्स पार्लियामेंट जो थी यूके के पार्लियामेंट के द्वारा, टू कंट्रोल, कि नियंत्रण करने के लिए एंड रेगुलेट, शासन करने के लिए द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन था उसे कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला एक्ट था वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। EIC, वेरी इंपॉर्टेंट। EIC इज द शॉर्ट फॉर्म ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला कदम उठाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, वो ये एक्ट था। दिस एक्ट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन। और ये एक्ट बताता है कि किस तरह ब्रिटिश संसद ने अपना इंटरवेंशन, अपना इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दिया था इन इंडियन अफेयर्स, इंडिया के कामों में, इंडिया के अफेयर्स में, इंडिया से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड वाज पास्ड टू एड्रेस करप्शन, ताकि जो करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट जो देखने को मिल रहा है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे रोकने के लिए, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज इन द कंपनीज रूल। जो कंपनी रूल कर रही है उसमें बहुत इनएफिशिएंसीज है, इसको देखने के लिए, इसको सॉल्व आउट करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन की इनएफिशिएंसीज को दूर करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहला कदम उठाया एज अ फॉर्म ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। तो समझते हैं इसे, इसका बैकग्राउंड समझते हैं सबसे पहले। बाय द मिड 18th सेंचुरी, अब हम देखते हैं 18वीं शताब्दी के मध्य के अंदर, द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हैड इवॉल्व्ड फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंटाइटी टू अ टेरिटोरियल पावर। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक आती है नॉर्मली व्यापार करने के लिए, लेकिन वो पूरे लैंड पर अपने पावर को, शक्ति को स्थापित कर लेती है आफ्टर इट्स विक्ट्री। जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी होता है, ये बैटल ऑफ प्लासी का ईयर है 1757 एंड बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। ये हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ते हैं डिटेल से, लेकिन अभी यहाँ पे हमें देखना है कि जैसे ही मध्य 18वीं शताब्दी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इवॉल्व्ड हो जाती है, पहले सिर्फ व्यापार करने आई थी और बाद में शासन करने के तौर पर जाती है, टेरिटोरियल पावर अपनी जो स्थापित कर लेती है लैंड पे। ये कब होता है? जैसे ही वो बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी के युद्ध में और बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त करती है, उसके बाद से द दीवानी राइट्स। अब दीवानी राइट्स क्या होते हैं? जो अधिकार, जो राइट्स होते हैं, जो मुगल एम्पायर थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं। और कौन से ईयर में? 1765 में ये अधिकार दिए जाते हैं, जिससे रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, यानी राजस्व विभाग, जो अधिकारी संग्रह कर सकते हैं करों का, वो किसके हाथों में दे दिया जाता है? मुगल एम्पायर टू कंपनी के हाथों में। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा, हम कह सकते हैं, हिस्ट्री के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टर्निंग पॉइंट था। इससे क्या हुआ? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में जितनी भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर थी, उसकी जो बेसिक नीड थी, वो सभी कंपनी के हैंड में चली जाती है। जो शाह आलम सेकंड है, मेड द कंपनी द डी फैक्टो रूलर बंगाल, बिहार, और शाह आलम 20 ने एक तरह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की राजनीतिक कमान, हम कह सकते हैं, और आर्थिक कंपनी के हाथों में सौंप दी थी। तो ग्रांटेड कर दिए थे ये अधिकार, उन्हें दीवानी राइट्स दे दिए थे। हाउएवर, मिस गवर्नेंस, करप्शन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, जो भी उनकी शासन में मिस गवर्नेंस है, यानी जो भी है शासन नहीं चल रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक क्राइसिस आ गए हैं, लेड टू डिमांड्स इन ब्रिटेन फॉर स्ट्रिक्टर ओवरसाइट। इसी तरह से ब्रिटेन के अंदर डिमांड जाती है कि अब इतना कुछ हो रहा है तो आपको एक स्ट्रिक्ट ओवरसाइट रखनी पड़ेगी कंपनी के रूल पर। द फेमाइन ऑफ 1717, बंगाल में अब एक अकाल पड़ता है, फेमाइन पड़ता है, माने बंगाल के अंदर ये स्पेशली होता है 1770 में, 1770 में, विच कॉज द डेथ्स ऑफ नियरली 10 मिलियन पीपल।
इतने लोगों की 10 मिलियन पीपल की डेथ हो जाती है उस अकाल के वजह से। एक्सपोज द कंपनीज इनएफिशिएंसी इन गवर्नेंस, और ये बताता है कि कंपनी का जो रूल है वो बहुत ही इनएफिशिएंट है, अच्छा नहीं है। द कंपनी शॉर्ट फाइनेंशियल एड फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब जो कंपनी है वो किससे एड मांगती है, हेल्प मांगती है, फाइनेंशियल ब्रिटिश गवर्नमेंट से, लीडिंग टू इंक्रीज्ड स्क्रूटनी एंड पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन। और यही कारण था कि उन्हें पता चलता है ब्रिटेन में बैठे लोगों को कि अब यहाँ पे इंडिया में जो है कंपनी अच्छे से रूल नहीं कर रही है, तो इसीलिए वो इंटरवेंशन की ओर बढ़ते हैं। अब हम की फीचर्स देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के। गवर्नेंस रिफॉर्म्स आते हैं, सुधार आते हैं गवर्नेंस से रिलेटेड, शासन सुधार क्या होते हैं। द गवर्नर ऑफ बंगाल, जो बंगाल का गवर्नर था, वॉज एलिवेटेड टू द पोजीशन। अब इसको, जो बंगाल का गवर्नर था, उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद पर प्रमोशन दिया गया और बहुत सारी पावर्स भी एक्स्ट्रा दी गई थी, राइट। वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो गवर्नर ऑफ बंगाल से क्या बनते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं फर्स्ट अंडर दिस एक्ट, और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव यानी 4 मेंबर्स की जो कार्यपालिका काउंसिल है वॉज क्रिएटेड टू असिस्ट द गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल को, जो गवर्नर जनरल थे, उन्हें असिस्ट करने के लिए और उनको एक तरह से सहायता देने के लिए 4 प्रकार की कार्यकारी काउंसिल बनाई गई और क्रिएट की गई थी, और 4 हेस्टिंग्स के साथ 4 मेंबर्स और थे जो उन्हें असिस्ट कर सके। कंट्रोल ओवर प्रेसिडेंसीज, अब राष्ट्रपति पदों पर नियंत्रण हम देखते हैं। प्रेसिडेंसीज हो गई, कंट्रोल ओवर प्रेसिडेंसीज पर भी कंट्रोल कर लिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास के, वर मेड सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि अब जो बंगाल में, अब जो मतलब अभी का मुंबई और पहले के ज़माने में जो बॉम्बे होता था, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को कहा कि अब कौन किसके अंडर रहेगा, सबॉर्डिनेट रहेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एक तरह से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर को बहुत यहाँ पे अथॉरिटी मिल गई, इंक्रीज कर दिया गया। तो यहाँ पर सबसे टॉप अथॉरिटी कौन है, बंगाल का गवर्नर जनरल है, जीजीबी हम कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, और फिर उसके अंदर बॉम्बे का इसकी सबॉर्डिनेट रहेगा और मुंबई का। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बहुत ऊपर है, ठीक है, और ये दोनों ही स्टेट के जो गवर्नर है उनको इनके सबॉर्डिनेट कर दिया। सेंट्रलाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो गया था, केंद्रीकरण सत्ता का यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, प्रशासन केंद्रीकरण हो रहा है, राइट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और इसी दौरान अब एक सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट होती है, और इसका ईयर है 1774 के अंदर। अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम, कैलकाटा में, यहाँ पर अब एक सबसे पहले कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश होती है, वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, इतना ये ईयर है, टू एडमिनिस्टर जस्टिस, ताकि न्याय प्रशासन स्थापित हो सके। द कोर्ट हैड 1 चीफ जस्टिस, अब कोर्ट में एक इंपॉर्टेंट चीफ जस्टिस होगा एंड 3 अदर जजेस होंगे, और 3 बाकी उनके साथ होंगे। सर Elijah M. was appointed as the first Chief Justice of the Supreme Court of Calcutta। अब कैलकाटा में सबसे पहली सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुई थी भारत के अंदर, और उसके चीफ जस्टिस कौन थे, उनका नाम है सर इलिजा एम्पे, राइट। रिस्ट्रिक्शंस ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की मनमानियाँ बढ़ती जा रही थी तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी ज़रूरी थी। तो डायरेक्ट सुपरविजन, तुरंत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश प्रशासन जो था, ब्रिटिश सरकार जो थी, उन्होंने उसने क्या किया, डायरेक्ट सुपरविजन, कि वो डायरेक्ट ही निगरानी रखेंगे, निरीक्षण करेंगे कंपनी के रूल पर। द कंपनी वॉज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू, और उसे कहा गया कि तुम्हें रेवेन्यू एंड सिविल मिलिट्री अफेयर्स को तुरंत रिपोर्ट करना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हर चीज़ की रिपोर्ट देनी है। तो ये डायरेक्ट एक तरह से सुपरविजन देखने को मिला है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है, कहते हैं ना, पाबंदियाँ लगा दी गई। द डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स थे वो रिक्वायर्ड टू सबमिट रिपोर्ट, और उन्हें मजबूर किया गया कि आपको रिपोर्ट सबमिट करनी होगी ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था पर, टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसको करनी होगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को करनी होगी, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट को करनी होगी। प्रोहिबिशन ऑन प्राइवेट ट्रेड करप्शन, अब देखिए प्राइवेट ट्रेड और करप्शन की, भ्रष्टाचार को पूर्ण तरह से खत्म करने के लिए जो प्राइवेट निजी व्यापार है उन पर भी प्रोहिबिशन लगा दिया गया, उन्हें निषेध कर दिया गया। कंपनी ऑफिशियल, जो कंपनी के बड़े बड़े कर्मचारी थे, वर प्रोहिबिटेड, उन्हें नकारा दिया गया
फ्रॉम इंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड्स, कि अब आप अपना निजी कोई व्यापार नहीं चला सकते, और एक्सेप्टिंग ब्राइब्स फ्रॉम लोकल्स, और ना ही आप लोकल्स लोगों से घूस ले सकते हो। तो उन्हें स्ट्रिक्टली एकदम प्रोहिबिट किया गया इस चीज़ से। ड्रॉबैक्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, अब हर चीज़ के ड्रॉबैक्स भी होते हैं, तो रेगुलेटिंग एक्ट के क्या ड्रॉबैक्स हैं देखते हैं हम, इसमें क्या कमियां थी। तो लैक ऑफ क्लैरिटी इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूट तो की गई थी लेकिन ना लैक ऑफ क्लैरिटी थी, कोई एकदम साफ तौर पे पारदर्शी रूप से नहीं देखने को मिल रहा था कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पावर्स का। द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल ऑफन क्लैश्ड, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसके और उसकी काउंसिल के बीच में जो 4 और उसके साथ प्लस बनाए गए थे, उनकी काउंसिल में बहुत क्लैशेस देखने को मिलते थे, वो आपस में कन्फ्लिक्ट्स था। लीडिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, इससे क्या हुआ, प्रशासनिक इनएफिशिएंसीज जो दक्षता में हमेशा हार्म हुआ, ठीक है, इनएफिशिएंसी बढ़ती गई। द गवर्नर जनरल हैड नो क्लियर वीटो पावर, और गवर्नर जनरल को बना तो दिया गया था, बंगाल के जनरल को, गवर्नर जनरल तो बना दिया गया था, लेकिन उसके पास कोई क्लियर वीटो पावर नहीं थी, उसकी कोई एक आधिकारिक शक्ति हम कहते हैं, मेकिंग डिसीजन मेकिंग, ताकि वो निर्णय निर्माण कर सके, इज़ वेरी डिफिकल्ट हो जाता था उसके लिए ये करना। सुप्रीम कोर्ट कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। द जुरिस्डिक्शन, जो क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, जो दायरा है ऑफ कैलकाटा वाली सुप्रीम कोर्ट का, वॉज एम्बिगियस, यानी सही नहीं है, अच्छा नहीं है। लीडिंग टू कन्फ्लिक्ट्स, बहुत विवाद होते हैं विद द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन, किसके किसके बीच में होते हैं, कंपनी के प्रशासन के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। द कोर्ट्स इंटरफेरेंस, और जो कोर्ट का इंटरफेरेंस था इन लोकल कस्टम, जो लोकल सामान्य कामों के अंदर एंड गवर्नेंस में, शासन के अंदर, क्रिएटेड फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियन सब्जेक्ट्स। अब क्या हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरफेयर करेगी किस चीज़ में, लोकल लोगों के कामों में और सरकार के बीच में, तो ये क्या करता था, एक तनाव की सिचुएशन पैदा कर देता था बिटवीन ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेज़ों और सरकार, इंडियन सब्जेक्ट्स, इंडियन लोगों के बीच में, ये एक तरह से तनाव पैदा करने का काम करता था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर रही थी। नो क्लियर फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल भी क्लियर बिल्कुल भी नहीं था, मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइनेंशियल कंट्रोल क्लियर नहीं था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड ओवरसाइट ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने तो अपना ओवरसाइट रखा था, कंपनी के ऊपर नज़र रखी थी, बट नो डायरेक्ट मैकेनिज्म फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, लेकिन किसी भी तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म देखने को नहीं मिलता है, यानी पैसों से रिलेटेड चीज़ पर कोई जवाबदेही नहीं थी। करप्शन एंड फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट कंटिन्यू डिस्पाइट द एक्ट, एक्ट चल रहा है, एक्ट लागू हो रहा है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार और फाइनेंशियल, आर्थिक मिसमैनेजमेंट जो होता है ना, पैसों से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, वो अभी भी कंटिन्यू था। डिड नॉट एड्रेस द इंडियन इंटरेस्ट, लेकिन ये सब कंपनी का रूल था, कंपनी को रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, लेकिन इसमें इंडियन लोगों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, इंडियन इंटरेस्ट को तवज्जो नहीं दी जा रही थी। द एक्ट फोकस, जो ये एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग जो एक्ट था, फोकस्ड ऑन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ये सिर्फ ब्रिटिश प्रशासन पर कंट्रोल करने की बात करता था, सिर्फ ब्रिटिश को कंट्रोल कर रहा था, रेदर देन इम्प्रूविंग गवर्नेंस फॉर इंडियंस, भारतीय लोगों के लिए, भारत के इम्प्रूवमेंट की बात नहीं करता था ये एक्ट, ठीक है। नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस, इसमें इंडिया के रिप्रेजेंटेशन, इंडिया के कोई व्यक्ति का प्रतिनिधित्व ही नहीं था लीगल सिस्टम्स के अंदर, गवर्नेंस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ कौन राज कर रहे थे, ओनली ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, वही उनको कंट्रोल कर रहे थे अपने लोगों को, बस इंडियन के वेलफेयर की बात इसमें नहीं की गई थी, इंप्रूविंग नहीं था इंडिया का। सिग्निफिकेंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट देखते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर इंडिया, पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश की संसद ने इंडिया के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल करने का फर्स्ट स्टेप उठाया, पहला कदम उठाया। एस्टैब्लिश्ड द गवर्नर जनरल सिस्टम, ताकि गवर्नर जनरल के सिस्टम को पहली बार स्टैब्लिश किया गया, गवर्नर जनरल को नाम आया जनरल सिस्टम, विच लेटर इवॉल्व इनटू द वाइसराय सिस्टम इन 1858, बाद में ये गवर्नर जनरल वाइसराय सिस्टम में बदल जाता है, और यही जो है पेव्ड द वे फॉर फ्यूचर रिफॉर्म्स, कुछ फ्यूचर में आने वाले सुधारों के लिए एक पथ प्रदर्शक था, लाइक इंडियाज इंक्लूडिंग पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, विच फर्दर स्ट्रेंथन ब्रिटिश कंट्रोल, और इस पिट्स इंडिया एक्ट ने भी ब्रिटिश कंट्रोल को बहुत स्ट्रेंथन किया, मजबूती प्रदान की। लेट द फाउंडेशन फॉर अ सेंट्रलाइज्ड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया,
अब लग रहा था कि हाँ वास्तव में ब्रिटिश का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखने को मिल रहा था। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो हमें याद रखनी चाहिए। बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था? 1757 में। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। दीवानी राइट्स कब ग्रांटेड हुए थे? 1765 में। बंगाल फेमाइन आया था 1770 के अंदर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट हुआ था कैलकाटा के अंदर 1774 में। पिट्स इंडिया एक्ट जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे 1784। अब कंक्लूजन देखते हैं। द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाज अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन दैट इनिशिएटेड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन। अब कंपनी के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट का राज होगा, इस चीज़ को दर्शाता है ये एक्ट। वाइल इट इंट्रोड्यूस गवर्नेंस रिफॉर्म्स, कुछ सुधार लेकर आता है। जुडिशियल स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंशियल ओवरसाइट पर थोड़ा कम ध्यान दिया गया था, इससे एफिशिएंसी बढ़ती गई। इट इनफिशिएंट रिजॉल्विंग द पावर स्ट्रगल्स, लेकिन लोगों के बीच में पावर स्ट्रगल्स को, वर्क संघर्ष को रोकने में ये जो है नाकामयाब रहा। एंड फेल टू इंश्योर स्मूथ गवर्नेंस, और अच्छी सरकार को स्मूथली गवर्न करने में फेल रहा था। द एक्ट सेट द फाउंडेशन, जबकि इस एक्ट ने एक फाउंडेशन, नींव रखी फॉर फर्दर लेजिस्लेटिव इंटरवेंशंस लाइक पिट्स इंडिया एक्ट एंड विच रिफाइंड द स्ट्रेंथनेड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया। तो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।